के लिए क्या करना पड़ता है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, साइंसदान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपने शौक, अपने ज़ौक को आगे बढ़ाना है। जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी ख्वाहिश है, उसको आगे लेके बढ़ना है। हाँ, साइंस में जब आएंगे तो आपको कई एक रास्ते मिलेंगे। उन रास्तों को चुनने के वक्त आपको बहुत ही एहतियात करना होता है। मैं आपको बताऊंगा कि साइंस में आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिकली देखा जाए कि साइंसदान बनने के लिए आपको तालीमी एतबार से क्या क्या ज़रूरतें चाहिए, तो साइंसदान बनने के लिए आपको सबसे पहले हाई स्कूल में आप पास होना चाहिए, 10वीं या जो भी कहे मैट्रिक। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट या सेकेंडरी हाई स्कूल या पीयूसी जिसे कहते हैं, उसमें आप साइंसी मज़ामीन लें। उसको पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें आपको, जब साइंस के कई एक शोबे पाए जाते हैं, उन शोबों में से किसी 3 शोबों को आपको चुनना होता है। जैसे कि बीजेडसी है, एमपीसी है, कंप्यूटर साइंस है, कई एक है। तो उसमें से आप किसी 3 को चुनकर आप आगे बढ़ें। और ये चीज आपको उसी वक्त डिसाइड करनी है। अगर आपको साइंसदान बनना है तो आपको किस में जाना है। मैं आपको आगे पीपीटी में बताऊंगा कि आप किस साइंस की फील्ड में जाना चाहे तो उस साइंस की फील्ड में क्या क्या मौके हो सकते हैं या क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो उस वक्त आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चुनना होता है। अब वो सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी अहमियत होता है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में जब 3 सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं तो उस वक्त आपको ये चुनना होता है कि किस सब्जेक्ट में आपकी महारत है, या किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा शौक रखते हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को अगर मैं लूँगा तो उस सब्जेक्ट में मैं कामिल या काबिल बन सकूंगा। जैसे बॉटनी है, जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, उसी तरह से फिजिक्स है, या कंप्यूटर साइंस है, आईटी है। यानी जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहें तो उस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें जिसमें कि आपको महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दिया ये ले लो कर लो, बाद में करते वक्त आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ग्रेजुएशन के बाद, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब आप आएंगे, ये मैं आगे फिर बताऊंगा, तो आपको फिर पीएचडी करना पड़ता है। तो पीएचडी एक समंदर है। उस समंदर में से आपको एक बूंद लेकर आपको करना है। और पीएचडी जब आप करेंगे तो उस वक्त आपको नई इजादात करना होता है, यानी आपको किसी ऐसे मसले पर काम करना होता है जिसको के अब तक दुनिया में किसी ने ना किया हो। मैं आपको आगे मिसालें बताऊंगा कि कैसा होता है। अब आप जब आगे जाएंगे तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अहम साइंसदान अगर आप जाने तो वो अल्लाह ताला है, खुदा है, जिसके क्रिएशन को आप नहीं ठुकरा सकते। अगर आप आज की जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की तरक्की को देखें, जहाँ पर कि कई कंप्यूटराइज्ड डिजाइन आ गए हैं, कंप्यूटर किसी भी चीज को डिजाइन कर सकता है। अगर आप इस स्लाइड में देखें, ये परिंदा है। इस परिंदे पर कई एक रंग रखे गए हैं। क्या ये रंग आज के जदीद साइंसी तरक्की के कंप्यूटर बना सकता है? नहीं। ये सिर्फ अल्लाह की कारस्तानी है, और अल्लाह ताला सबसे बड़ा साइंसदान है, फिजिशियन है, डॉक्टर है, जो भी कहें आप, उससे बढ़कर कोई नहीं है। उसके बाद आप नीचे दिए गए 3 मछलियों को अगर आप देखें, ये तीनों मछलियां एक ही है, लेकिन तीनों की बनावट, तीनों की खूबसूरती और तीनों की खासियत अलग अलग है। तो इन तीनों मछलियों को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है, इंसान इनको नहीं बना सकता। हालांकि आज के साइंसदान ये दावा करते हैं कि हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी तख्लीक कर सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है
کہ انسان اس وقت تک کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہدایت نہ دے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں قدرت کا مطالعہ اگر کریں تو قدرت میں کئی ایسے جاندار ہیں جو کہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، اور انسان سائنسداں قدرت کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر، ان کا مطالعہ کر کے سائنس کا ایجادات کو ظاہر کیا گیا۔ پہلی آپ اگر تصویر دیکھیں تو اس میں ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے کو بنا رہی ہے۔ اس چڑیا کو کسی نے تعلیم نہیں دی، اس چڑیا کو کسی نے ٹرین نہیں کیا، یہ صرف اپنی ضرورت کی وجہ سے، اپنے بچوں کو حفاظت دینے کی وجہ سے ایک گھونسلہ بنا رہی ہے، اور وہ گھونسلے کو وہ اتنا محفوظ بنانا چاہتی ہے تاکہ کوئی بھی باہر کا دشمن یا باہر کی چیز ان کے بچوں پر حملہ نہ کرے۔ اس لیے وہ باریک باریک ریشے لا کر، جھاڑوں سے پتوں کے ریشے لا کر ان کو بون کر گھونسلہ بنا رہی ہے۔ اسے کسی نے نہیں تربیت دی، تو یہ دنیا کے سب سے پہلا انجینئر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک سمندر، جو کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو سمندر ملتے ہیں الاسکا میں، انڈیا، سوری، دو سمندروں کا ملاپ ہے اور دونوں کا پانی نہیں مل سکتا، یہ صرف قدرت کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو سائنسداں بننے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، جیسا کہ آئنسٹین نے کہا ہے کہ آئی بلیو دا مور آئی اسٹڈی سائنس دا مور آئی بلیو ان گاڈ، یعنی جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے یا سائنس کا مطالعہ کریں گے اتنا اس نے کہا ہے کہ اس کو خدا پر بھروسہ بڑھتا گیا، کیونکہ سائنس ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر کہ شہادت یا ایکسپیریمنٹل پروف چاہیے، اور جب سائنس کو ایکسپیریمنٹ کر کے آپ پروف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اہمیت آپ کو محسوس ہوں گی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، نیچر از دا بیسٹ فزیشین، یعنی پرکرتی یا قدرت سب سے اچھا چکتسک ہے، یعنی آپ کو ہر بیماری کا علاج قدرت میں مل جائے گا، کیونکہ قدرت نے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں جیسا کہا جاتا تھا کہ فارسٹ واکنگ، یعنی آپ جنگل میں چہل قدمی کریں یا باغ میں چہل قدمی کریں، تو اس چہل قدمی کے فائدے کیا ہے؟ تو کئی ایک فائدے ہیں، اگر سائنٹیفکلی اس کو پروف کیا گیا ہے یا میڈیسنلی ڈاکٹرز نے اس کو پروف کیا گیا ہے کہ آپ اگر گرین سبزے زار پر اگر آپ چلیں گے تو آپ کے بلڈ پریشر میں کمی ہوگی، آپ کا امیون سسٹم کافی بہتر ہوگا، آپ کو امپروڈ فٹنس ہوگا، اور آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ اسکیچز مارے ہیں، لائن مارے، اس سے پی پی ٹی کو پرابلم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک یہ مطالعہ دیکھیے، یہ ہے کہ مکڑی کا جالا، اگر آپ مکڑی کے جالے کو اگر دیکھیں گے تو یہ جالا ایک چھوٹی سی مکڑی ہے، یہ کس طرح سے جال بنتی ہے، اور اس میں جال یہ اس لیے بنتی ہے کہ وہ اپنے شکار کو اس میں پھنسا سکے۔ یہاں پر بھی اللہ کی قدرت ہے، کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا۔ آخر اس کے اس لعاب میں کیا کیمیائی اشیاء ہے جو کہ ریشے میں تبدیل ہو رہا ہے؟ تو سائنسداں اگر آپ کو بننا ہے تو ان سوالوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ سائنسداں بننے کے لیے ہر انسان میں تین سوال پوچھنے کے صلاحیت ہونی چاہیے۔ پہلے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جو بھی چیز وہ دیکھے اس کے بارے میں یہ سوال پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پہلا سوال، جب وہ سوال پوچھے گا یا سوال کرے گا تو اس کو اس کا جواب ملے گا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک پین دوں اور اس پین
आपको कहने पर तो आप कहेंगे कि ये क्या है। आप पहला सवाल पूछेंगे आपके उस्ताद से या किसी से भी, जो भी आपको पेन देगा, कि साहब ये क्या है। तो आपके उस्ताद जवाब देंगे कि ये पेन है, तो आपको पहले सवाल का जवाब मिल चुका है कि ये चीज क्या है। फिर दूसरा सवाल आप ये पूछेंगे कि साहब ये किस चीज से बनी हुई है, इसकी बनावट कैसी है, इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो आपके उस्ताद बोलेंगे कि ये इसकी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, इसके अंदर रिफिल होती है, रिफिल में इंक होता है, इंक जो कि कीमियाई मादा है। तो आपका दूसरा सवाल हो गया और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई। फिर उसके बाद तीसरा सवाल ये आपके उसमें आएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए होता है, डिजाइन करने के लिए होता है, और कई एक जगहों पर इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी के लिए वगैरह के। तो ये तीन सवाल हर साइंस के स्टूडेंट में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके पास ये तीन सवाल हमेशा रहने चाहिए कि जो भी चीज हो। और ये साइंस की बुनियादी है, और साइंस को समझने की और आगे बढ़ने के ये तीन बुनियादी सवाल है। जब अगर आप किसी चीज को समझेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हिंदुस्तान के और दुनिया के मायानास साइंसदान थे, उनका ये कहना था कि लर्निंग यूज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, एंड थिंकिंग प्रोवाइड्स द बेटर नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। तो यानी जब आप किसी चीज को सीखेंगे तो उससे आप में क्रिएटिविटी यानी महारत आएंगी, और जब महारत आप में आएंगी तो आप में नॉलेज भी आएगा, और जब आपको नॉलेज आएगा, इल्म आएगा, तो वो इल्म आपको काबिल बनाएगा, यानी दूसरों में कहने के काबिल बनाएगा, यानी दूसरों में आपका मुकाम आला करेगा। अब जब आप साइंसदान जब बनेंगे, मेरा जो मानना है, मैं जो अपने तर्ज अमल में जीता हूँ कि हेल्पिंग हैंड्स आर मोर प्रेशियस देन प्रेइंग लिप्स। यानी आपके हाथ अगर किसी की मदद के लिए उठते हैं तो वो हाथ बहुत ही काबिल है, बहुत ही काबिल फख्र है बनिस्बत उस जबान के जो कि सिर्फ दुआ के लिए उठती है। तो इसलिए हमेशा आप दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से आपका भी फायदा है। मैं यहाँ एक शेर कहना चाहता हूँ कि हमराह करम हुस्न अमल तुलता है, हमराह करम हुस्न अमल तुलता है, एहसान से बाब मारिफत खुलता है, एहसान से बाब मारिफत खुलता है, हमदर्दी गैर में अपना भी भला, हमदर्दी गैर में अपना भी भला, कपड़ा धुलने से हाथ भी धुलता है। तो हमेशा याद रखो बच्चों कि दूसरों की मदद करते रहो, आपका भी फायदा होगा। ये जो भी लाइन मार रहे हैं बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, कुछ सब दिख नहीं रहा है, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद जब आप रिसर्च के बारे में आएंगे, यानी साइंसदान बनने के लिए सबसे पहले आप में काबिलियत क्या चाहिए कि रिसर्च क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि साइंसदान क्या करते हैं, तो वो रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के माने क्या है? रिसर्च के माने हैं तहकीक के। तहकीक के माने क्या है कि आप किसी चीज के बारे में सोचे, समझे और मालूमात हासिल करें। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ज़हनी तौर पर पैदाइशी वक्त से ही साइंसदान बनाकर भेजा है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को अगर आप देखेंगे तो वो बच्चा क्या होगा, अगर आप उसको छोटा सा 1 साल के बच्चे को जो कि चलने फिरने के काबिल हो गया है, उसको अगर आप कोई खिलौना देंगे तो क्या करेगा, वो खिलौने को रास्त तौर पर आपके हाथ से नहीं लेगा। अगर आप उसके हाथ में मजबूत दे भी देंगे तो वो पहले उसको फेंक देगा, क्योंकि उसे डर होता है कि ये कोई चीज उसके लिए नुकसानदेह है क्या। फिर उसके बाद वो उस चीज को आहिस्ता से दूर से देखता है कि हाँ ये चीज क्या है। जब उसको ये यकीन हो जाता है कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, उस वक्त वो चीज को हाथ में लेकर उसको देखता है कि ये चीज क्या है, कैसे बने हुई है। तो बच्चों को अगर आप छोटे बच्चों को प्लास्टिक के खिलौने दिए जाते हैं, डॉल्स या डॉग, तो क्या करते हैं वो बच्चे, वो डॉग के कान को पकड़ के खींचते हैं, नाक पकड़ के खींचते हैं, उनके गले को दबाते हैं, उनके पैर खींचते हैं। तो माँ बाप खुश होकर क्या बोलते हैं कि बच्चा शरारत कर रहा है। तो ये बच्चे की शरारत नहीं है, ये उसके जहन में बसे हुए साइंटिफिक साइंसी सवालात है। उन्हें ये देखना चाह रहा है कि ये आखिर क्या है, इसके सर में ये बाहर निकला हुआ क्या है, और वो उसको अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो वो साइंसी तौर पर ये देखना चाह रहा है कि क्या ये अलग हो सकता है।
تو دنیا کا سائنسداں جب بننا چاہتے ہیں تو پیدائشی آپ سائنسداں ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے ہم اپنی قابلیت کو، اپنے اندر چھپی ہوئی ہنر کو بھول جاتے ہیں اور جو دنیا بتاتی ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایڈیسن تھامسن نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس نے کہ بلب کا اور کئی ایک ایجادات کی ہے، اس نے یہ کہا کہ I have not failed, I have successfully discovered 10,000 things that won't work. یعنی وہ 10,000 مرتبہ تجربات کیا اور 10,000 مرتبہ وہ فیل ہوا اور اس کے بعد پہلی مرتبہ وہ پاس ہوا اور اس نے بلب بنایا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں 10,000 مرتبہ فیل ہوا، لیکن یہ 10,000 مرتبہ مجھے فیل ہونے کے بعد مجھے ہر بار ایک نئی چیز ملی۔ تو یعنی میں 10,000 مرتبہ فیل نہیں ہوا، 10,000 مرتبہ مجھے کوئی نہ کوئی نئی چیز ملی، یعنی میں نئی چیز کو تحقیق کرنے میں معاف کیجیے گا، میں کامیاب ہوا۔ بیچ میں جو ہے وہ گفتگو کو تھوڑا سا، یہاں پر جو اسکرین پر کافی اسکریچز جو ہے وہ طلبہ کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عارف الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنی پی پی ٹی کو پھر سے ری شیئر کریں، ٹھیک پھر سے ری شیئر کر دیں، ٹھیک ہے سر۔ اور طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ بالکل بھی اسکریچ نہ کریں۔ ہاں، اوکے، اب آ رہی ہے؟ جی 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 اوکے جی۔ تو اب جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو تعلیمی طور پر آپ کو سائنسداں بننے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو ہائی اسکول پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ سائنس میں، اس کے بعد گریجویشن سائنس میں کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو پوسٹ گریجویشن اسپیشلائز سائنس میں کرنا پڑتا ہے، پھر آخر میں جا کر آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہوتا ہے۔ پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک ایریا آف ریسرچ کو چننا ہوتا ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الگ الگ سائنس کی برانچوں میں کیا کیا مواقع میسر ہو سکتے ہیں، آپ کیا کیا لے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گھر میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا گھر کا ماحول آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں جو پہلی بار آپ کسی سائنسدان سے تعلق کرتے ہیں یا سائنسدان سے آپ کا پالا پڑتا ہے، وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہوتی ہے، گھر میں کچن میں جو رہتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو اچھی طرح سے کھانا کھلانے کے لیے روز نئے نئے تجربات کرتی ہیں۔ اگر آپ بچے اگر کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جیسا پاستا بناتے ہیں، میگی بناتے ہیں، تو بچہ 2 دن کھا کے تیسرے دن بور ہو جاتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ ماں مجھے میگی نہیں کھانی ہے، یا میگی مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، روز وہی کھانا پڑ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو ماں کیا کرتی ہے، وہی میگی کو کچھ اور طریقے سے بنا کر، اس میں کلر ڈال کے، کچھ اور مسالے ڈال کر الگ طریقے سے بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے، بلکہ آپ شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کا پہلا سائنسداں جس سے آپ تعلق پڑتا ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے، اور ان سے آپ کو سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے آپ کے مزاج کو پڑھ کر، یعنی آپ کے شوق کو، آپ کی طلب کو جانتے ہوئے اس طرح سے وہ کھانے کو تبدیل کرتی ہے۔ تو وہ سائنسی حساب سے وہ کیا کر رہی ہے، ایکسپیریمنٹ میں تبدیلی لا رہی ہے، وہ نیا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے، نیا تجربہ کر رہی ہے سائنسی طور پر، کہ اگر میں آج یہ کھانے میں اس طرح سے کچھ تبدیلی کروں گی تو شاید میرے لڑکے یا لڑکی کو اچھا لگے گا اور وہ شوق سے کھائے گا اور اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ تو یہی چیز سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت نئے تجربات کیے جاتے ہیں، بعض وقت جو تجربات آلریڈی رپورٹڈ ہے یا آلریڈی بتائے گئے ہیں ان میں تبدیلی لائی جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کے کچھ مضر اثرات ہوتے ہیں۔ تو تجربات میں تبدیلی لانا یا سائنس میں کچھ تبدیلی لانا، ان میں پائے جانے والے سائیڈ افیکٹس کو یا لمیٹیشنز کو یا کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے سائنس از اے کنٹینیوس پروسیس، ایک مسلسل عمل ہے جہاں پر کہ آپ کہیں رک نہیں سکتے۔ اگر آپ آج ایک چیز پین بنائیں
तो फिर उसके बाद वो पेन में मॉडिफिकेशन करते हैं आप, एक छोटा पेन बनाते, फिर उसके बाद एक बड़ा पेन बनाते, मोटा पेन बनाते, यानी वो प्रोसेस आप करते जाते हैं जब तक कि आपको ये ना मालूम हो जाए कि हाँ अब मैं सैचुरेटेड हो गया। लेकिन साइंस कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है, और साइंस का कई एक मुकामात पर अहमियत है। इंसान जो भी अमल करता है, इंसान की जिंदगी साइंस पर मुहित है, साइंस पर कायम है। आप जो सुबह उठते हैं से लेकर रात में सोते हैं, हर अमल साइंस का अमल है। आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, आप खाना खाते हैं, आपके जिस्म का हाजिमा होता है, ये साइंसी अमल है। हर चीज आप साइंसी अमल है। बास तबई अमल होते हैं, बास कीमियाई अमल होते हैं, बास आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन हर अमल आपका साइंस है। तो आप जो भी अमल करते हैं आपकी जिंदगी में वो साइंस है, लेकिन आप क्या है उसका मुशाहिदा नहीं करते। अगर आप अपने अतराफ का मुशाहिदा करेंगे तो आपको साइंस आसानी से समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद व्हाट इज साइंस? तो आमतौर पर अगर ये कहा जाए कि साइंस ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड यूजेस ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी साइंस क्या है? साइंस आपके अतराफ मौजूद कुदरत को, दुनिया को सीखने समझने का एक तरीका है, जो कि ऑब्जर्वेशन और उसके लॉजिकल रीजनिंग, यानी उसकी आप उसमें कोई अहमियत से, यानी जब आप सीखेंगे तो उसमें क्या रीजन है, उसकी वजूहात क्या है। जैसे अब पहाड़ है, पहाड़ क्यों बनते हैं, पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ का फायदा क्या है, यानी पहाड़ से आपको क्या होता है। अगर आप एक अर्जियाती साइंसदान से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पहाड़ों का होना जरूरी है, वरना बादल डायरेक्ट जमीनों पर आकर गिरने लगेंगे। बादल क्या, पहाड़ क्या करते हैं, बादलों को अपने तरफ रोक लेते हैं, या ठंडी जो हवाएं आती हैं बादलों से उसको पहाड़ अपने आप में समो लेते हैं। तो हर एक उसी तरह से समंदर का, अगर समंदर के ओशनोग्राफी साइंटिस्ट से पढ़ेंगे तो समंदर की अहमियत क्या है। समंदर की अहमियत ये है कि समंदर पानी को, सूरज की गर्मी को दर्ज करके पानी को भाप में बदल के मौसम को मुतादिल करता है, क्लाइमेट को मसावी हालत में क्लाइमेट को बरकरार रखता है, आजकल जो कि गर्मी की वजह से हो रहा है। अब जब आप साइंस में जब आएंगे तो साइंस की कई एक ब्रांचेस है, कई एक शाखें हैं। जब आप साइंसदान बनना चाहेंगे तो आपको ये देखना होना चाहिए कि आपको किस शोबे में जाना है, आपका रुझान किस तरफ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल दिया, माँ बोल दिए, बाप बोल दिए, या घर से कोई भी बड़े बोल दिए कि तुम बॉटनी कर लो। नहीं, जब तक आपको शौक नहीं है उस वक्त तक आप उस सब्जेक्ट को, उस शोबे को इख्तियार ना करें। वरना अगर आप बेदिली से अगर सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ना चाहेंगे तो आपको वो कामयाबी, वो काबिलियत हासिल नहीं होंगी जो आप अपने शौक के जरिए आप हासिल करेंगे। तो साइंस में अगर आप देखेंगे तो तीन आम, चार बड़ी साइंसी शाखें हैं। एक नेचुरल साइंस है, दूसरी बायोलॉजिकल साइंस है, तीसरी फिजिकल है, और चौथी अर्थ साइंस है। तो हर शाख के कई एक शाखें हैं। जैसे कि नेचुरल साइंस की शाखें है बायोलॉजिकल साइंस, जिसके के कहते हैं कि वो साइंस जो कि जानदार अजसाम का मुताले को होती है। फिजिकल साइंस है जो कि किसी भी बेजान चीज़ों के मुताले को फिजिकल साइंस कहते हैं। और अर्थ साइंस जो कि जमीन के मुताले को अर्थ साइंस कहते हैं। अब जब बायोलॉजिकल साइंस में आप या जानदार चीजों की साइंस में आप करेंगे तो इसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है बॉटनी, दूसरी है जोलॉजी, तीसरी इकोलॉजी, और कई एक ब्रांचेस हैं। जब फिजिकल साइंसेस में आएंगे तो इसकी दो बड़ी शाखें हैं, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है। फिजिक्स में क्या मुताला होता है मैं आपको बता रही हूँ कि इससे पहले आपको कई एक मुकर्रिरीन ने साइंस के बारे में बताया था, मैं सिर्फ सुपरफिशियली बता। अर्थ साइंस में आपको जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मेट्रोलॉजी है, और कई एक ब्रांचेस हैं। यानी ये अगर आप साइंसदान बनना चाहते हैं तो आप पहले से आपको ये तयन करना होगा जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे कि मुझे आगे जाके किसका साइंसदान बनना है। तो उस साइंसदान बनने के लिए मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से शोबे इख्तियार करने हैं, और उन शोबों में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो उसी वक्त आप आएंगे। यानी आपको जब किसी चीज का
मुकाम करना है, तो जैसे आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, कोई मुकाम को जाना चाहते हैं, तो आपका डेस्टिनेशन आप पहले क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। आजकल जैसे कई एक आपके नेविगेशन एप्स आ गए हैं मोबाइल पे। अगर आप आपके मुकाम से बम्बई से हैदराबाद अगर आप आना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नेविगेशन ऐप में गूगल मैप में आप क्या करेंगे, हैदराबाद डालेंगे, तो हैदराबाद क्या बताता है आपको, डेस्टिनेशन है आपका। लेकिन जब नेविगेशन आप करेंगे तो वो बताएगा कि हैदराबाद जाने के बम्बई से 5 रास्ते हैं। तो हर रास्ते का वो बताएगा कि एक रास्ते में 1600 किलोमीटर है, एक रास्ता 1700 किलोमीटर है, एक रास्ता 1400 किलोमीटर है, एक रास्ता 1000 किलोमीटर शॉर्टेस्ट रूट है। अब आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो इख्तियार करते हैं। लेकिन खाली एक ही चीज का तयन करना जरूरी नहीं है कि छोटा रास्ता, ये देखना कि वो रास्ते में आगे कितनी मुश्किलात है, कहाँ कहाँ पर आपको मुश्किलात पैदा होंगे। यानी अब जैसे 1000 किलोमीटर के रास्ते में आपको कई जगह पे पहाड़ आएंगे, उन पहाड़ों को पार होके आना है जो कि रिस्की होता है। जबकि 1600 किलोमीटर है, उसमें आपको आसानी से बाई रोड आ सकते हैं आप। तो इस तरह से आप जब तयन करेंगे तो आपको पहले आपके डेस्टिनेशन यानी आपके मुकाम जहाँ पर आपको पहुँचना है, गोल बना लेना चाहिए। उसके बाद ये देखना चाहिए कि उस तक पहुँचने के लिए मेरे पास कितने जराए हैं, कितने रास्ते हैं, उन रास्तों में सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है, वो कैसे हासिल करें। जैसे अगर आप मेडिसिन में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर अजहर साहब है, प्रोफेसर इन मेडिसिन, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंटर के बाद आपको नर्सिंग के कोर्सेज या मेडिकल के कोर्सेज करके आपको जाना होता है। अगर आप साइंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप बायोलॉजिकल साइंसेस लेके, माइक्रोबायोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है लेके आप बायोकेमिस्ट्री के साइंसदान बन के मेडिसिन में काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको वक्त से पहले, यानी पहले जब आप अपना मुकाम का तयन करेंगे कि मुझे साइंसदान बनना है, तो ये डिसाइड कर लेना, ये फैसला कर लेना कि मुझे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पहुँचना है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो साइंस के और कई ब्रांचेस है, जैसा जैसा आप जाते जाएंगे आपकी साइंस बढ़ते जाएंगी। यानी ये साइंस क्या थी, आपको इंटरमीडिएट लेवल तक सेलेक्ट करने की थी। उसके बाद जब आप डिग्री में आएंगे या पीजी में आएंगे तो आपको फिर मजीद शाखें मिलते जाएंगी साइंस की, उसको आपको लेना होता है। और यहाँ पर मैं एक चीज का खुलासा कर देना चाहता हूँ कि साइंस के माने सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स नहीं है, सोशल साइंसेस भी है, जहाँ पर के इकोनॉमिक्स आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, दूसरे और एजुकेशन आती है, हिस्ट्री आता है, ला आता है। ये भी तमाम साइंस की ही शाखें हैं, लेकिन ये सोशल साइंसेस में आता है। यानी अपने समाजी बिहेवियर में हम किस तरह से करते हैं, इसमें भी आप काबिल बनकर साइंसदान बन सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप जब साइंस को अगर आप मजीद आगे बढ़ना चाहें तो कई शाखें हैं। जैसे अर्थ साइंस की शाखों में कई शाखें हैं, सोशल साइंसेज में आपको कई शाखें मिलेंगी, लाइफ साइंसेज में आपको फंक्शनल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, इकोलॉजी मिलेगा, लाइफ साइंसेज में आपको सेलुलर बायोलॉजी में मिलेगा जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री, एवोल्यूशनल बायोलॉजी, फिजिकल साइंसेज में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री में आपको मटेरियल साइंस मिलेगा, केमिकल तामुलात के मिलेंगे, फिजिक्स में आपको क्वांटम केमिस्ट्री साइंस मिलेगी, क्लासिकल और रिवोल्यूशनरी फिजिक्स मिलेगी। अच्छा, फॉर्मल साइंस में आप आएंगे तो आपको मैथमेटिक्स और लॉजिक मिलेगा। तो मैथमेटिक्स में फिर आपको मजीद शाखें मिलेगी, अलजेब्रा है, स्टैटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। तो आप इस चीज का तयन कर ले कि मुझे आखिर में किसका साइंसदान बनना है, तो उस चीज के लिए आप पहले रास्ता तयन कर ले। अब ये मजीद और शाखें बताई गई है कि मजीद अगर आप फिजिक्स में जाएंगे तो कितनी शाखें पाई जाएंगी, केमिस्ट्री में कितनी जाएंगी। जैसा जैसा आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको रास्ते और बढ़ते जाएंगे, यानी आपको उस साइंस की उस शोबे के मजीद तफसीलात में गुजरना पड़ता है। जिस तरह से आप घर में जब रहते हैं, आप स्कूल में रहते हैं तो आप 10वीं छोटी क्लास में रहते हैं तो आपको 2 किताबें 3 किताबें पढ़ने को मिलती है। अब जैसे 6वीं 7वीं या 10वीं में आएंगे तो आपको 8 किताबें मिलेंगी। आप जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी लेकिन 2 2 किताबें मिलेंगी। अब जब पीजी में आएंगे तो आपको एक ही सब्जेक्ट की किताबें, लेकिन एक सब्जेक्ट की कई ब्रांचेस की किताबें पढ़ने पड़ेंगी। तो उसी तरह से भी जब आप रिसर्च में आएंगे, साइंसदान बनना चाहेंगे,
तो उस वक्त साइंसदान बनते वक्त आपको किसी एक एक शोबे की सब क्लास या ब्रांच को लेना पड़ता है। ये इस तरह से है कि जिस तरह के समंदर को आप नहीं पकड़ सकते, सिर्फ समंदर में से एक बूंद आप ले सकते हैं, तो साइंसदान बनने के लिए भी आप इल्म की, साइंस की किसी एक ब्रांच को या बूंद को लेकर उस पर आप अपना मुताला करें और आगे बढ़े। अब यहाँ पर अगर मैं आपको मिसाल दूं केमिस्ट्री, अब जब केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये चीज आप ये रखिए कि आपको जब आप कोई शोबे को इख्तियार करेंगे साइंसदान बनने के लिए, तो उससे पहले आप उसके बारे में मुताला कर ले, उसके बारे में ये जान ले कि उस जो साइंसदान जो शोबा आप इख्तियार करे हैं उस शोबे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और उस शोबे को अगर मैं लेने के बाद में कहाँ कहाँ पर मुझे जॉब के वसाइल मिल सकते हैं या मेरा फन कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री में, मेडिसिन में केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में दवाएं बनने के लिए। इसी तरह से केमिस्ट्री एग्रीकल्चर साइंस में इस्तेमाल होती है, जहाँ पर के फर्टिलाइजर्स बनते हैं, फर्टिलाइजर तैयार किए जा सकते हैं या फाइटो हार्मोन्स बनाए जा सकते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री का एटमॉस्फेयर साइंस में आपको, जैसे कि आप जितने भी एटमॉस्फेयर साइंस में है आप इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में सालिमे, जो कि एरोसोल होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, वो पूरे कीमियाई मुरक्कबात होते हैं। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में आपका केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। इन्वायरमेंट में केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है, यानी आप माहौल को सुधारने के लिए कीमियाई मुरक्कबात का इस्तेमाल करते हैं, जरासीम कश दवाएं हैं। उसी तरह से दूसरे परफ्यूम है जो कि आप माहौल को खुशगवार बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स में केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। फॉरेंसिक साइंस में, फॉरेंसिक साइंस जो कि एक इंटेलिजेंट साइंस है, सीबीआई की या साइंस है, वहाँ पर भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। तो जब आप किसी शोबे को इख्तियार करें तो उससे पहले इस चीज़ को मालूम कर ले कि वो शोबे का इस्तेमालात कहाँ कहाँ है। ऐसा ना हो कि खाली एक ही है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, तो उस वक्त आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, साइंस ना सिर्फ केमिस्ट्री ना सिर्फ आपको सिर्फ रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है और दुनियावी कामों में भी इस्तेमाल होती है। जैसे केमिस्ट्री आपको सेल्स में भी इस्तेमाल होता है, अगर केमिस्ट्री आप पढ़े तो आप सेल्समैन बन सकते हैं। केमिस्ट्री अगर आप करेंगे तो ऑडिटर्स बन सकते हैं, साइंटिफिक ऑडिटर्स। केमिस्ट्री बने पढ़ ली है तो आप कंप्यूटिंग बन सकते हैं। इसी तरह से आप तमाम चीज़ों का अहिया करके, उनके बारे में मालूमात करके आप अपने नज़्बुल आइन को फिक्स कीजिए कि मुझे क्या बनना है। इसके अलावा अब साइंसदान बनने के तो दूसरे और कोई मौके है, आपको बाद में बताऊंगा। मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको ये बता दो कि साइंसदान बनने के लिए आप में क्या जस्तजू होना, आप में 3 सवालात होना ज़रूरी है कि क्या है, क्यों है और इसका इस्तेमाल कहाँ है। अब जहाँ तक तेलंगाना साइंस फेयर एकेडमी या महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी का ताल्लुक है, जो कि बच्चों में तालीम को, साइंस को फरोग करती है, उनमें छुपे हुए छोटे साइंसदानों को बाहर लाने की कोशिश करती है, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि जब आप कोई भी तजुर्बा नया करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि उस तजुर्बे के बारे में पहले ये मालूमात कर ले कि ये जो मैं तजुर्बा करना चाह रहा हूँ, ये तजुर्बा इससे पहले कहीं नहीं किया गया है। क्योंकि साइंस, तेलंगाना साइंस फेयर एकेडमी और महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी, इन दोनों के जो रुए रवा है जनाब डॉक्टर अजहर सिराज अजहर साहब, उनका जो मंशा है, उनका जो मिशन है, जिसको हम आगे लेके बढ़ रहे हैं कि बच्चों में अब साइंसी रुझान को इस तरह बढ़ाया जाए कि वो कॉपी कैट साइंस को ना करे बल्कि नई इजादात वाली साइंस को करे। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। आप कोई भी अगर नया आइडिया आप में आता है तो आप अपने असातिज़ा से ताल्लुक़ करें, उनसे डिस्कस करें और उनसे बताएं कि मैडम मेरे पास ये नया आइडिया आया है। तो आपके असातिज़ा ये कोशिश करें
कि اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مطالعہ کرے، معلومات حاصل کرے کہ یہ جو نیا خیال بچے کے اس میں آیا ہے، سائنٹیفکلی آئیڈیا آیا ہے، یہ کہیں کسی دوسری جگہ پر کیا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ کہیں پر نہیں کیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے، ہاں یہ کہیں نہیں کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ ہائپوتھیسس میں کنورٹ کیجئے کہ اس کے لیے ایکسپیریمنٹ کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے، اس کو تجرباتی طور پر کیجئے۔ اور سائنس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی تجربے کو 3 بار کرنے پر، ان کے یکساں نتائج آنے پر اس تجربے کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا منشا، قاضی حضرت صاحب کا منشا یہی ہے کہ آپ بچوں میں، چاہے وہ اسکول لیول کے بچے ہو یا ڈگری لیول کے بچے ہو، آپ میں یہ رجحان پیدا ہو، آپ میں یہ جستجو آ جائے کہ آپ سائنس کے بارے میں سوچیں اور نئے طریقوں سے نئے ایجادات پیدا کریں۔ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میں پھر ایک بار تمام منتظمین آئیٹا، مہاراشٹر سائنس فیئر اکیڈمی، تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی اور قاضی حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج یہاں پر کچھ پیش کر سکوں۔ اور آخر میں یہ تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی کا سلوگن، جو کہ قاضی حضرت صاحب کا دیا ہوا سلوگن ہے، say yes to science fair and say no to science exhibition، یعنی ہم جو بھی کریں سائنسی طور پر نیا کریں جو کہ پہلے سے کہیں موجود نہ ہو، اسی وقت ہم سائنسی طور پر قابل بنیں گے اور آگے جا کر ہم سائنسداں بنیں گے۔ شکریہ۔